वेलकम यू ऑल। आज हम लोग कवर करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इक्विवेलेंट मास और उनका कैलकुलेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास होता है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन का जो 12 एटॉमिक मास का आइसोटोप होता है उसका 1/12 मास जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज हम लोग मैथ्स में पढ़ते आए हैं। एवरेज क्या होता है? ऑल आइसोटोप्स टेकन इन सेम रेशियो एज दे एग्जिस्ट इन नेचर। जिस रेशियो में वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं उसी रेशियो में जब उनका हम सम निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये डिफरेंस हुआ एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में। अब ये एवरेज मास यूनिट AMU क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। वही बात जो ऊपर स्टेटमेंट में लिखी है वही बात नीचे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखी है। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, ये होती है 1 AMU की वैल्यू। और एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम अपॉन AMU, यानी मास ऑफ एटम को किससे हम डिवाइड करेंगे? इस वैल्यू से 1.667 × 10⁻⁻24। ठीक है, ये एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चंस ज़्यादातर जो आते हैं वो आते हैं एवरेज एटॉमिक मास से। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे ये है, ब्रोमीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। अब ब्रोमीन के 2 आइसोटोप हैं, एक है ब्रोमीन 79 और दूसरा है ब्रोमीन 81, और उनका एग्जिस्टेंस रेशियो क्या है? 1:1। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास? (79) इसका एग्जिस्टेंस कितना है? 1। ठीक है, दूसरा 81 प्लस इंटू 1। अब दोनों का एग्जिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, यानी 1 + 1 दैट मीन्स 2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 79 + 80 79 + 81 डिवाइडेड बाई 2। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 80। तो एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन का कितना निकल के आया? 80। ऐसा ही क्वेश्चन मेडिकल एग्जामिनेशंस में अक्सर आ जाते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है जो आया है AIPMT में इन ईयर 2007। आइए सॉल्व करते हैं। अब कोई भी एलिमेंट X है जो आपको दिया हुआ है, उसका आइसोटोपिक कंपोजिशन दिया हुआ है। आइसोटोपिक कंपोजिशन मतलब कौन सा आइसोटोप कितनी अबंडेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, और पूछा क्या है? वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज क्लोजेस्ट टू, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 200, ये एक आइसोटोप का मास है, इसकी एग्जिस्टेंस कितनी है? 90। अब दूसरा 199, इसकी अकरेंस कितनी है? इंटू 8। और तीसरा 202, इसकी परसेंटेज अकरेंस कितनी है? 2%। अब इसे हम डिवाइड किससे करेंगे? परसेंटेज अकरेंस के सम से, मतलब 90 + 8 + 2। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 18,000। ओके, नेक्स्ट ये होगा और प्लस 404 डिवाइडेड बाई 90 + 8 + 2 दैट मीन्स 100। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, पहले इसे हम ऐड करेंगे 18,000, 1592 और 404। अगर इसे हम ऐड करेंगे 1,996 दैट मीन्स 1,996 अपॉन 100। अब ये 100 हटेगा तो डेसिमल 2 डिजिट्स के पहले लग जाएगा। ठीक है, 202 AMU गलत, 201 AMU गलत। अब 199.96, इसके प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसमें हमने राउंडिंग ऑफ एक टॉपिक पढ़ा था।
लेकिन क्या क्वेश्चन ने आपसे बोला है राउंड ऑफ करने के लिए? नहीं, उसने क्या पूछा है? क्लोजेस्ट टू। जब तक आपसे राउंड ऑफ करने के लिए नहीं बोलेगा यू विल नॉट डू दैट। तो आंसर क्या होगा इसका? 199 AMU, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर मेडिकल एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। अब एटॉमिक मास कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या मेथड्स हैं? तो एक है ड्यूलोंग और पेटिट्स मेथड। ड्यूलोंग और पेटिट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड प्रपोज किया। उन्होंने क्या कहा कि अगर हमें किसी एटम की स्पेसिफिक हीट दी हुई है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होनी चाहिए? कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, 6.4 से हम उस स्पेसिफिक हीट को अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसे सिर्फ याद कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में से हम पुट कर देंगे। इसके बाद एक लिमिटेशन है इस लॉ की, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन, इन 4 एलिमेंट्स पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे इनकी स्पेसिफिक हीट भी चेंज होती है। अब एटॉमिक मास तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री पे एटॉमिक मास कुछ और है, 45 डिग्री पे एटॉमिक मास कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए हम जो भी डाटा लेंगे वो ऐसा लेंगे जो हर टेम्परेचर कंडीशन पे क्या हो? इक्वली रिलायबल हो। इसलिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, ये इन 4 एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा। ओके, एटॉमिक मास होता क्या है? इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास, उसको अगर हम उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं वेपर डेंसिटी मेथड। पीछे था ड्यूलोंग पेटिट्स, अब आए वेपर डेंसिटी मेथड के ऊपर। तो ये जो वेपर डेंसिटी मेथड है ये सिर्फ किन कंडीशंस में वैलिड है? जहाँ पे हमारे पास वोलेटाइल क्लोराइड्स होते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो खुद से इवेपोरेट होने लगे, जिसमें वोलेटाइल प्रॉपर्टी, मतलब रखा थोड़ी देर बाद इवेपोरेट होकर गायब, उसे बोलते हैं वोलेटाइल। तो जिनके क्लोराइड्स वोलेटाइल होते हैं वहाँ पर वेपर डेंसिटी मेथड काम करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड। वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड के लिए यूज़ हो रहा है ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड। इसे हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल से। भाई कोई मेटल क्लोराइड रहा होगा, ठीक है, इस क्लोराइड पार्ट की वेपर डेंसिटी कितनी है वो, और इस मेटल पार्ट का इक्विवेलेंट मास कितना है वो। ये सब कुछ जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी मिल गई, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल पता था तभी हमने क्वेश्चन में यहाँ पुट किया था। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल आएगा हमारा? एटॉमिक मास। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड केस, स्पेसिफिक हीट मेथड। स्पेसिफिक हीट मेथड स्पेशल केसेस में होता है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी। जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन है आपके पास, अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन ये होता है, दिस इज ऑक्सीजन, 8 इज एटॉमिक नंबर एंड 16 इज एटॉमिक मास। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, कितने एटम आ गए? 2, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 32, और एटॉमिसिटी कितनी है? 2, क्या निकल के आया? 16। तो एटॉमिक मास ऑफ गैस क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिसिटी। इसके बाद में आइसोमॉर्फिज्म मेथड। ये एक लॉ पे बेस्ड है, जिसका मतलब होता है कि अगर कंपाउंड्स हैं जिनका आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मतलब कोई 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर क्या है? वो आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम सॉलिड स्टेट जब पढ़ेंगे तब हम कवर करेंगे। उनमें क्या होता है? सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सिमिलर केमिकल फॉर्मूला होता है। ये है हमारा आइसोमॉर्फिज्म मेथड। आइसोमॉर्फ मतलब सिमिलर इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके बाद में आगे है मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूल्स एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल। जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपके पास में मीथेन हो, मीथेन मॉलिक्यूल किससे किससे मिलकर बना है? कार्बन से और 4 हाइड्रोजन से। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो कार्बन का मास 12 प्लस 1 हाइड्रोजन नहीं, कितने? 4 हाइड्रोजन, यानी कि 4 × 1, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 16। इसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास में हमने एडिशन किया ना, जितने एटम्स आप लगाते जा रहे हो उतना आप ऐड कर रहे हो, तो मॉलिक्यूलर मास कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एडिटिव प्रॉपर्टी।
अगर मैं आपसे बोलूँ CO2 तो कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। जब आप ऐड करेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा? 44। तो मॉलिक्यूलर मास इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गई बात मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास निकालने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है डिफ्यूज़न मेथड्स। अब डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी जो है वो सबसे अच्छी गैस शो करता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ईजिली डिफ्यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप परफ्यूम लगाते हैं, वहाँ परफ्यूम लगाया, यहाँ तक स्मेल आई, या किचन में जब आपके खाना बनता है तो उसकी स्मेल कैसे दूर तक आ जाती है, वो भी क्या फिनोमेना है? डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न फिनोमेना सबसे अच्छा अगर कोई शो करता है तो गैसेस। तो डिफ्यूज़न मेथड्स हम अप्लाई किस पे करेंगे? गैसेस पे करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इज इन्वर्सली रिलेटेड विथ रेट ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, ये पार्ट है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे, आपको वैल्यूज़ दी होंगी क्वेश्चंस में, R1 दिया होगा, R2 दिया होगा और 1 m की क्वांटिटी दी होगी, दूसरी आपको निकालनी रहेगी। ठीक है, दिस इज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास यूजिंग डिफ्यूजन मेथड फॉर्मूला। इसके बाद देखेंगे विक्टर मेयर मेथड्स। विक्टर मेयर मेथड्स स्पेशल केस में अप्लाई होता है। कौन से केसेस में? जहाँ पे लिक्विड्स और सॉलिड्स वॉलेटाइल हो। सॉलिड है आपके पास, वो इवेपोरेट हो जाता है। एनी एग्जाम्पल्स? एग्जैक्टली, कैम्फर, कपूर। सॉलिड रखा होता है और कुछ समय के बाद क्या होता है? वो वेपराइज हो जाता है, गायब हो जाता है। वॉलेटाइल लिक्विड की अगर मैं बात करूँ, अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल ले लेते हैं हाथ में या कहीं भी, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है। नेल पेंट रिमूवर एट्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको वॉलेटाइल लिक्विड्स और वॉलेटाइल सॉलिड्स के केस में देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? विक्टर मेयर मेथड। ठीक है, इसके लिए 20 to 4000 ml ऑफ वेपर ऑफ अ सब्सटेंस एट NTP। वॉलेटाइल हो रहा है तो क्या फॉर्म करेगा? वेपर। वॉलेटाइल हो रहा है, उड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वेपर फॉर्म करेगा। उसका कितना वॉल्यूम लेना है? इतना, 22,400 ml। और यही क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर इतना वॉल्यूम है तो वही है उसका मॉलिक्यूलर मास। ये कौन सा है मेथड? विक्टर मेयर मेथड, जो अप्लाई होता है सिर्फ वॉलेटाइल सॉलिड्स और वॉलेटाइल लिक्विड्स के केस में। ये एक स्पेशल केस है थोड़ा सा, फॉर्मूला मास। अच्छा, फ़र्क क्या है फॉर्मूला मास में? फॉर्मूला मास को हम सिमिलर मान सकते हैं मॉलिक्यूलर मास से, फ़र्क सिर्फ स्ट्रक्चर का है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ मीथेन, तो आपके दिमाग में आएगा कि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन से अटैच है। मैं आपसे बोलूँ वाटर, तो आपके दिमाग में आएगा एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है। लेकिन जब मैं बोलूँ आपसे NaCl, आपको NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NaCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये है क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। ये हम आगे सॉलिड स्टेट पार्ट में कवर करेंगे। अभी के समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि एक सोडियम होता है, वो ऊपर नीचे और साइडवेज 6 क्लोरीन से घिरा होता है। तो एक बड़ा ही स्फेरिकल या बड़ा ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है NaCl। उसकी एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ऐसे केसेस के लिए जहाँ पे लैटिस फॉर्म होती है, वहाँ पे हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला मास। कैलकुलेशन सिमिलर ही होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि NaCl का मास कितना है, फॉर्मूला मास कितना है, मैं बोल दूँ तो सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5। करना कुछ नहीं है, सिमिलर एडिशन है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास में करते हैं, लेकिन टर्म यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला मास। ठीक है, इसके बाद इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अच्छा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन ऐसे ही लिखे जाते हैं। एटम के फॉर्म में अगर बात करें तो ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है क्लोरीन। एक हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का मास होगा 1, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास हो जाएगा, एक ऑक्सीजन हो जाएगा 8 ग्राम और एक क्लोरीन हो जाएगा 35.5। तो ऐसा मास जो इनकी यूनिट इंटाइटी एटम से कंबाइन करता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कंबाइंस और डिस्प्लेसेस, या तो कंबाइन करेगा या उसे डिस्प्लेस करेगा। किसे? 1 ग्राम
1 parts by mass or 1 gram 1 weight unit of hydrogen, 8 part by weight of oxygen और 35.5 part by weight of chlorine, इसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट मास। इसे कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, जो उसकी वैलेंसी है उससे हम उस एटॉमिक मास को डिवाइड कर दें, क्या निकल आएगा? एलिमेंट का एटॉमिक मास। एसिड के लिए बेसिसिटी से डिवाइड कर दें। बेसिसिटी क्या होती है? अगर मैं आपसे बोलूँ H2SO4 कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। ये बन सकता है 2H+ और SO4 2-, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। अगर मैं आपसे बोलूँ HCl कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे? 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। तो जितनी उसकी बेसिसिटी है उससे अगर हम उसे डिवाइड कर दें तो क्या निकल आएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। सिमिलरली बेस का निकालना हो तो एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेसिसिटी क्या था? H+ का रिमूवल, तो एसिडिटी क्या होगा? OH- का रिमूवल। ठीक है, याद रखने वाली बात ऐसे याद कर सकते हैं इसे कि आपके पास में एसिड है और बेस है, और दूसरा टर्म आपके पास में एसिडिटी है। एक टर्म आपके पास एसिड है, एक बेस है, और दूसरा टर्म आपके पास एसिडिटी है और बेसिसिटी है। अब आप इसको एक काम करिए, क्रॉस कनेक्ट कर दीजिए। तो एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। ठीक, एसिड में होते हैं H+ आयन, बेस में होते हैं OH- आयन। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम एसिडिटी की बात कर रहे होंगे तो हम रिप्लेसेबल OH- देखेंगे, जब हम बेसिसिटी की बात कर रहे होंगे तो हम रिप्लेसेबल H+ देखेंगे। ठीक है, ये याद करने के लिए एक ट्रिक है जो आपके काम आ सकती है, मैंने ऐसे ही याद किया था। तो एसिडिटी के लिए हम OH- यूज़ करेंगे। कितने OH- रिप्लेस हो सकते हैं? वो होगी हमारे बेस की एसिडिटी। जैसे कि आपके पास है NaOH, तो कितने OH रिप्लेस हो जाएंगे? 1, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? 1 से। ठीक, इसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट के केस में ही हम यूज़ कर रहे थे क्या? फॉर्मूला मास। अभी हमने पीछे देखा था NaCl इज़ अ सॉल्ट। तो सॉल्ट के केस में हम किससे डिवाइड करेंगे? अब जैसे सॉल्ट है आपके पास में, NaCl ही ले लेते हैं। फॉर्मूला मास हमने ऐड करके निकाल लिया, कुछ भी फॉर्मूला मास निकल आया से m। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्या याद रखना है? और एंड नहीं, और या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बेटर है आपको एक चार्ज से लर्न करो, उसी को पकड़ के चलो। जैसे हम पॉजिटिव को लेके चलते हैं, किसी भी सॉल्ट में जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो हम किसी भी एक को लेकर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन हमेशा सही ही होगा। कितने पॉजिटिव हैं? 1, तो किससे हम डिवाइड कर देंगे? 1 से। KCl है हमारे पास 1, किससे डिवाइड कर देंगे? 1 से। K2SO4 है हमारे पास 2K+ और SO4 2-, कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए? 2, किससे डिवाइड करना पड़ेगा इस बार हमें? 2 से। ठीक है, लास्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जब चेंज हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, उससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये समराइज्ड फॉर्मूला हैं जो हमारे काम आ सकते हैं जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास को हम किन किन मेथड्स से डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं। पहला है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस केस में फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1.008। 1.008 अभी पीछे हमने देखा था इक्विवेलेंट मास के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का ये वेट होता है, ये इतना काफ़ी है। या फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या है? अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो 11,200। ये 2 फॉर्मूले। अगर आप वेट के टर्म में देखो तो 1.008, और अगर आप वॉल्यूम के टर्म में देखो तो 11,200। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया? हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके बाद ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड के लिए इंटू 8 मास ऑफ मेटल जो भी है, मास ऑफ ऑक्सीजन
उसके बाद इंटू 8। इक्विवेलेंट मास में अभी हमने जब देखा था तो हमने हाइड्रोजन को 1 और ऑक्सीजन का 8 और क्लोराइड का 35.5 देखा था। तो क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, तीन फॉर्मूले के फॉर्म में हमारे पास अलग अलग आ चुके हैं। हाइड्रोजन के लिए 1.008, ऑक्साइड के लिए 8 और क्लोराइड के लिए 35.5। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में जब ऑक्सीजन है तो 5600 और जब क्लोराइड है तो 11200। 11200 दो फॉर्मूले में यूज़ हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी और क्लोराइड में भी। ऑक्सीजन के केस में 5600। कितने मेथड्स कवर कर लिए हमने? 3। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन मेथड्स। न्यूट्रलाइज जब एसिड बेस होते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो ये फॉर्मूला किस केस में एप्लीकेबल होगा? एसिड और बेस के केस में। फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड और बेस क्या है? मास ऑफ एसिड और बेस, उस एसिड या बेस का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस, कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है। एन इज नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है ये हम आगे कवर करेंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और बेस, तो वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद मेटल डिस्प्लेसमेंट। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक 12th में। तो उसके लिए जब हम देखेंगे कैसे निकालेंगे हम मास, तो क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ मेटल एडेड। एक मेटल रखा मैंने ए और मैंने उसमें बी डाला, बी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मास ऑफ मेटल एडेड, बी ने डिस्प्लेस किया मतलब बी ऐड हो गया, तो यहाँ पे मास ऑफ बी। मास ऑफ मेटल डिस्प्लेस्ड, जो मास डिस्प्लेस हो गया यानी ए, मास ऑफ मेटल एडेड अपॉन मास ऑफ मेटल डिस्प्लेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एडेड एंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिस्प्लेड, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो डिस्प्लेस हुआ है वो नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में भी सेम फॉर्मूला, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। ठीक है, उसके अलावा ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इंटू 96500। ये 96500 क्या है? फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू मेटल्स डिपॉजिटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी इन रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। सेम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की गई है, अगर हमने 10 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास की, 10 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो क्या होगा? जो मेटल डिस्प्लेस हुए हैं उनका रेशियो क्या होगा? उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। तो जब भी ऐसा रिलेशनशिप लगेगा याद रखिएगा डायरेक्ट रिलेशन होता है W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। इसके बाद में डबल डिकम्पोजिशन मेथड। AB ने CD से रिएक्ट किया, A ने D से कंबाइन कर लिया, B ने C से कंबाइन कर लिया और एक उसमें से प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ कंपाउंड AB रिएक्टेंट 1 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड AD, मतलब जो क्या हुआ है? प्रेसिपिटेट हुआ है, इज इक्वल्स टू AB में क्या क्या था? A प्लस B, इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B, और AD में क्या क्या था? इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ D। तो याद रखने वाली बात क्या है? रिएक्टेंट विल बी डिवाइडेड बाय दैट कंपाउंड विच गेट्स डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिट हुआ है उसको डिवाइड करेंगे। या दूसरा, मास ऑफ सॉल्ट टेकन, ये सॉल्ट आपने लिया है, मास ऑफ PPT ऑब्टेन्ड, इसे हम PPT के फॉर्म में बोले, डिपोजिशन के फॉर्म में बोले, एक ही बात है। उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दिया है। मेरे ख्याल से दिस इज वे बेटर टू गेट लर्नड। तो मास ऑफ कंपाउंड AB रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द कंपाउंड डिपॉजिटेड, मास ऑफ कंपाउंड AD, और फिर आप A और B को ब्रेक कर दीजिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ D। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन मेथड। व्हेन वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज मास ऑफ कंपाउंड 1 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड 2। कंपाउंड 1 है, कंपाउंड 2 में कन्वर्ट हो गया, तो मास ऑफ कंपाउंड 1 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड 2 इज इक्वल्स टू E प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडिकल 1 E प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडिकल 2, और E क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल। एक ही मेटल है
किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो उसका इक्विवेलेंट मास ऐड करेंगे रेडिकल 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, ये क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्जन मेथड। इसके बाद वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। वोलेटाइल क्लोराइड हम पहले कहाँ पढ़ चुके हैं, विक्टरमेयर मेथड्स में। अब यहाँ पे क्या है, वैलेंसी निकालनी है पहले। वैलेंसी इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड। वोलेटाइल है तो क्या फॉर्म करेगा, वेपर, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक, फॉर्मूला क्या बन गया, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन वैलेंसी माइनस 35.5। और लास्ट है हमारा सिल्वर सॉल्ट मेथड, जो सिर्फ किन के लिए वैलिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए। फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू 108 इंटू मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सिल्वर मेटल माइनस 107। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इंटू बेसिसिटी। याद रखने का पार्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या है, 108 इंटू मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन डिवाइडेड बाई मास ऑफ सिल्वर मेटल माइनस 107। तो ये हमारा जो पार्ट था, इसमें हमने सीखा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इक्विवेलेंट मास, इनका कैलकुलेशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू।